सब बढ़िया। तो हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूँ विवान। मैं बताऊंगा आपको लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हो एग्ज़ाम, मतलब आपका सिलेबस तो पूरा हो जाता है 1 महीना पहले या 15 दिन पहले सिलेबस तो पूरा हो जाता है। बट लास्ट टाइम अगर 15 दिन में आप अगर कुछ रैंडमली पढ़ रहे हो, ऐसे वैसे कुछ आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर आपके एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत दिक्कत आएगा आपको। तो इसलिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो आपको लास्ट 15 दिन में बहुत हेल्प करेगा। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी है ये कि अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो हाँ, जो अभी तक आप जो पढ़े हो वो सब मायने आएगा। लेकिन अगर बिना स्ट्रैटेजी क्लास 15 दिन पढ़ते हो, फिर ये कुछ काम का नहीं रहेगा आपके एग्जाम हॉल में, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका लास्ट 15 दिन या 10 दिन, यही आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट तय करता है। तो इसलिए आज हम आपको बताऊंगा वन बाय वन कि लास्ट 15 डेज में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है? ठीक है ना? तो पहले बात, तो क्रैक एफ कैपकैट विथ स्मार्ट प्लानिंग विथ डिफेंस एग्जाम हब। ठीक है? तो मैं जो करता हूँ बस इतना कर ले, अगर हो जाएगा ना आपसे, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी यही है। क्योंकि मैं कैसे एग्जाम क्लियर किया कैट, मेरा स्ट्रैटेजी यही है कि पी ओनली पी बेसिस। और लास्ट 15 डेज 10 डेज में क्या करना है मुझे, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ठीक है, और क्या नहीं करना। क्योंकि हमें टीचिंग फील्ड में नहीं जाना है, हमें बस एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो हमें उतना डीप भी नहीं जाना है, हमें उतना डीप भी नहीं पढ़ना। ठीक है? हमें बस रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से ही पढ़ना है। ओके? तो दिस इज द एग्जैक्ट 15 डेज एफकेट स्ट्रेटजी फॉलोड बाय कैंडिडेट हु क्लियर्ड एफकेट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि मैं मेरा मानना है कि मेरा ये स्ट्रैटेजी है, मैं कैसे 15 दिन में लास्ट 15 दिन स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैं कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया, ये मेरा है। ओके? तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ओके? In this next 5 minutes, I will tell you how to use the last 15 days to maximize your AFCAT score even if your syllabus is incomplete। ठीक है ना? तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है, अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, नहीं कंप्लीट है, नहीं है कंप्लीट, फिर भी आप लास्ट ये 15 दिन का स्ट्रेटजी यूज़ करके, अब एफकेट एग्ज़ाम उतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी आप ये लास्ट 15 दिन भी आप कंसिस्टेंसी रह जाते हो, तो आपका 100% 99% चांस है कि हाँ, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो प्लानिंग है वो उस पर आपको पूरा का पूरा 15 दिन टाइम देना पड़ेगा। ओके? चलो देखते हैं वीडियो स्ट्रक्चर। ठीक है? और ये क्यों लास्ट 15 दिन इंपॉर्टेंट है, मैटर्स क्यों करता है? क्योंकि लास्ट 15 दिन ही आपको एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट क्या आएगा वो बता सकता है। ठीक है? तो पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। आप जो पढ़े हो, आपका जो सिलेबस है, अब तो पहले से सिलेबस बन गया होगा, आपका जो सिलेबस है उसको मैक्सिमम रिवीजन करना है। देखो, एक टाइम रखना उसका रिवीजन के लिए, मतलब सुबह, मेरा मानना है कि सुबह का 4 से लेकर 7 बजे तक रिवीजन का मस्त टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है। उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, फ्री रहोगे, शांति रहेगा। तो सुबह का थ्री थ्री बोलता हूँ क्या, सॉरी यार, 4 to 7 AM मॉर्निंग। ठीक है? ये बेसिक टाइम होता है कैंडिडेट के रिवीजन के लिए। तो ये टाइम रिवीजन रखना। उसके बाद मोक करना है आपको, डेली एक मोक करना है। वो भी मोक करना है कैसे? जैसे पहले आपका किस में अच्छे हो, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो पहले आपको इंग्लिश से मोक करना है। वो सीक्वेंस वाइज करना है, इंग्लिश कर लो, फिर रीजनिंग कर लो,
फिर आप ये मैथ्स कर लो, फिर आप जीएस करो, क्योंकि जीएस में आप कितना ही पढ़ लो वो कहाँ से पूछता है कैसे पूछता है वो पता नहीं चलता। पर आप इंग्लिश में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो, रीजनिंग में अच्छे हो, आप इंग्लिश में कर सकते हो, इसी रीजनिंग कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों अपने हाथ में है। जीएस तो ये पता नहीं, जीएस मतलब कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, स्टैटिक जीके कितना है, ये साइंस ये सब, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। तो यही है, पहले आप एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो वो आपको स्टार्ट करना है। पहले वहाँ से पहले इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथ्स करो, फिर जीएस करो। मैं तो ऐसे किया हूँ, आपका जो पहले होगा अच्छा उससे आप स्टार्ट करिएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड 1 2 3 करके ये सीक्वेंस रख के आप कर लेगा। तो पहले ये लास्ट 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अगर ये सब आप स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो फिर आपको एग्जाम हॉल में लगेगा हाँ मैं कुछ कुछ पढ़ के आया हूँ, वरना आपको लगेगा कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस वीक है, फिर आपको एग्जाम जाने से पहले ही आपका मन टूट जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 15 डे प्लान क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। लास्ट 15 से 11 दिन में आपको क्या करना है। आपको पहले बेसिक्स कवर करना है, ठीक है, जैसे कि पहले बेसिक कवर करना है, मतलब आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैं आगे बताने वाला हूँ वो पूरा करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है बार बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है पूरा आपको। वो और वीक एरियाज जिसमें आप अगर मैथ्स में वीक हो, रीजनिंग में वीक हो, अगर जीके जीएस हिस्ट्री, जीएस हिस्ट्री जीएस हिस्ट्री हो गया, अगर किसी का साइंस हो गया, अगर आप इसमें वीक हो तो फिर इसके लिए 1 घंटा रख लेना आप, इसके लिए आप 1 घंटा रख लो, 1 आवर, इस पे आप ध्यान देना 1 घंटा। उसके बाद लास्ट 10 टू अगर आपके लास्ट 10 दिन बचा है, 10 से 6 दिन में आपको क्या करना है, मॉक करना है। मॉक के बाद उसको एनालाइज भी करना है। मॉक करने के बाद आपको जो नहीं आ रहा है, मॉक करने के बाद आपको जो नहीं आ रहा है उसको एनालाइज करना है, इसका आंसर क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। और लास्ट 5 to 1 डेज में अगर आखिरी के 5 दिन में आपको क्या करना है, रिविजन और शांति दिमाग से रहना है, ठीक है। और रिविजन करो, जो पढ़ा है आप यहाँ पे पढ़े हो ना 10 दिन, इसी को रिविजन करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो आप 15 दिन में पढ़े हो, 15 से 11 दिन में पढ़े हो, उसी को आपको रिविजन यहाँ करना लास्ट 5 दिन में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना यहाँ पे। अगर एक्स्ट्रा करोगे तो फंस जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहले इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ क्या करना है। पहले आप स्पोर्टिंग एरर ऐसा है कि आपको सब एग्जाम में इंग्लिश में आना ही है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें आ जाता है एफ कैट एग्जाम में, ठीक है। एफ कैट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे स्पोर्टिंग एरर का। सिनोनिम दो दो आएगा आपका, 4 मार्क ये हो गया, फोर फोर क्वेश्चन ये हो चुका है इसका, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेज दो आएगा, ओके, 2 या 3 पूछ लेता है क्वेश्चंस। तो आपको इस सीक्वेंस में इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है और डेली प्रैक्टिस करना है आपको, ओके। और इंग्लिश का मेन ये है कि आप प्रैक्टिस करो, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतने लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम आपको दोपहर का या फिर आपके हिसाब से टाइमिंग देख लेना, ठीक है, ओके। अरे हिचकी आ रहा था, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट इंग्लिश का एंटोनिम्स सिनोनिम्स करना है आपको, स्पेलिंग एरर करना है, से इडियम करना है, और इसमें आता है वो क्लोज टेस्ट आएगा। क्लोज टेस्ट आता है मतलब एक पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ बीच में नहीं रहेगा, वो मतलब 5 मार्क का आ जाता है एफ में। तो ये 5 क्वेश्चन इसका आएगा क्लोज टेस्ट का, ठीक है। और एरर आएगा, एरर डिटेक्शन में आ जाता है कभी कभी इसमें इंग्लिश में। सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, रीअरेंज,
हम मतलब कि उसको आगे पीछे देख के उसको रिअरेंजमेंट पी क्यू आर एस ऐसे पूछते हैं सीरियस में, ऐसा ही कुछ यहाँ इसमें आता है पी क्यू आर एस। ठीक है, ओके। तो बस इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि आप जिसमें जिसमें अच्छे हो पहले उसको करना है, उसके बाद आपका जिसमें नहीं आता है उसको बाद में रखना है। मतलब कि आप जो आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, ओके। जो नहीं आता है उसको लास्ट में देखेंगे, टाइम बचा तो। ओके, तो इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज और डेली प्रैक्टिस ये करना है कि आपको इंग्लिश तो मेन है सभी एग्जाम के। सीरियस ले लो, आपका ले लो, सी एफ ले लो, किसी भी एग्जाम का, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का इंग्लिश मेन है। तो आपका तो ये बेसिक तो अच्छा होना ही चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो पहले ये करना है आपको, कैसे भी करके आप बस इसमें अगर 25 से 30 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, 25 से 30 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, इसमें आप कैसे भी आप करके, अगर हाँ मैंने, अगर इंग्लिश में आपका 20 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 20 प्लस क्वेश्चन अच्छे कर लेते हो, फिर आप फिर आपका स्टडी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका तैयारी अच्छा माना जाता है। तो मेरा मानना है कि ये 20 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, राइट करना है। बाकी जो नहीं आता उसको छोड़ देना, ठीक है। तो इंग्लिश कैसा रखो कि 20 करना है, तो उसका 60 मार्क्स इसका आ गया इंग्लिश का। तो हम मांग चल रहे कि आप अच्छे से हो इंग्लिश में, तो आप 60 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। अरे यार, ओके, हाँ आइए इधर आइए। देखो, अगर आप इंग्लिश में 60 मार्क आ जाता है, इंग्लिश में अगर 60 मार्क आ जाता है आपको, तो आगे के क्वेश्चन के लिए आपका आसान रहेगा। क्योंकि अगर आपको सीएस में कुछ नहीं आ रहा है, अगर मैथ्स आपको, आप मैथ्स में वीक है, तो मैथ्स में आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अटेंड करके, जीएस में भी 10 12 क्वेश्चन अटेंड करके वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ ज़्यादा मतलब कट ऑफ तो ऐसे 145 150 आता है एफ का। अगर आप मेरे पैटर्न से चलते हो तो आप 150 तो कंपल्सरी लोगे। अगर आप इसमें अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे हो, जीएस में अच्छे हो, तो आप 200 पार कर सकते हो। तो मेरा, तो पहले आप इंग्लिश में अच्छे हो, कम से कम 20 क्वेश्चन को अटेंड करना है, 20 क्वेश्चन तो पक्का अटेंड करना है आपको। तो आपका टारगेट हो गया है इंग्लिश में 60 प्लस मार्क हो गया, 60 प्लस मार्क इंग्लिश में टारगेट हो गया, ओके। तो बस ये ध्यान रखना इंग्लिश में अच्छा करना। उसके बाद अगर आप किसी किसी को मैथ्स में भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें मैथ्स को अंदर नहीं भी जाना है कुछ ज़्यादा। हमें बस जो सिलेबस में पूछा गया है वही करना है। परसेंटेज जो इसी होता है, परसेंटेज, रेशियो, रेशियो, एवरेज टाइम एंड वर्क, फार्मूला रिवीजन। ये फार्मूला रिवीजन आपको तो करना ही है, इसका टाइम एंड वर्क का फार्मूला रिवीजन रिवीजन कर लीजिएगा। एवरेज का आता है, परसेंटेज का आता है, ये सब रिवीजन। रिवीजन मतलब क्या है, आप क्वेश्चन करते करते रिवीजन कर सकते हो ये सब का। मेन है आपका इसमें नंबर सिस्टम आता है, इसमें डेसिमल आता है, लेकिन आपको इसमें आता है वो नहीं देखना। आप जो हो इसमें, जो इसमें आप अच्छे कर सकते हो उसको पहले करना है, ठीक है। तो इस सब में से तो एक एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है। कभी कभी इसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा नहीं हो, फिर भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर अच्छे हो तो 15 क्वेश्चन तो पक्का करना है, 15 प्लस करना है, ठीक है। 15 प्लस क्वेश्चन करना है। इफ यू गुड इन इंग्लिश, इफ यू गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया आपका मैथमेटिक्स टेस्ट नहीं किया गया आपका, यहाँ पे बस एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है। जैसे कि ये होता है ना अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का प्रॉब्लम आपको बस दिया जाएगा यहाँ पे, और वही बस आपको करना होता है। तो रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, अभी तो नया नया सिलेबस में चेंज हो गया है कि अभी यहाँ पे SI, CI, स्पीड एंड डिस्टेंस तो आएगा, वो तो पहले तो था। स्पीड एंड डिस्टेंस ये सब इसी टॉपिक है, ये सब पे PIQ प्रैक्टिस करेगा तो फिर आपको प्रैक्टिस बन जाएगा, फिर कैसे आता है इसका क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अभी ऐड हुआ है,
ये HCF पहले नहीं आता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM। तो HCF LCM ये आपको, ये 3-4 टॉपिक इसके साथ आपको मिला के कर लीजिएगा, तो आपको 10 to 12 क्वेश्चन तो आ जाएगा। 10 to 12 क्वेश्चन मतलब 35 मार्क लेके इसमें आप मैथ्स में 35 मार्क लेके चलो। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में हो गया आपका 60, मैथमेटिक्स में हो गया आपका 30, 30 मार्क ले चलो आप, ठीक है। तो 30 मार्क हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया। ये दो में आपका 90 मार्क आ रहा है। ये क्या है, रीजनिंग। ओके, अब रीजनिंग क्या करना है बताओ। रीजनिंग में सबसे आसान होता है आपको कोडिंग, डी कोडिंग, ये कर लीजिएगा आप। ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन आता है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, सीरीज से 2 क्वेश्चन आता है, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कोडिंग अकॉर्डिंग आपको ये करना है पहले। इसमें अब नया ऐड हुआ है वर्बल नॉन वर्बल आएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्वेश्चन आएगा, जैसे आपके एसएसबी में आता है ना ओएल टेस्ट, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, वर्बल में एक, नॉन वर्बल में एक, 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पैटर्न, एक पैटर्न दे देगा, ऐसे कि एक पैटर्न दे देगा, ट्रायंगल है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है, तो नेक्स्ट कैसे आएगा, तो नेक्स्ट कैसे आएगा बढ़ के दे देगा। ये होता है पैटर्न, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है। ओके, तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ओके, और कोडिंग डी कोडिंग, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से एक होता है, डायग्राम से, डायग्राम से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका ये तो, अगर आप आपका का तैयारी कर रहे हो, तो आपको रीजनिंग में तो आप 100% आपको अच्छा होना चाहिए, 90% एक्यूरेसी के साथ आपको मार्क करना है, ठीक है, आंसर। तो आपका अगर कर रहे हो तो आपका जैसे एसएससी एग्जाम करोगे, रीजनिंग पक्का होता है, मतलब कुछ भी ना करो, मतलब रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो रीजनिंग में आता है आपको 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। इसमें से आप 20 कर लो, 20 प्लस करना है आपको, 20 प्लस करना ही है, करना ही है। पहले आप जो आता है वो करो, उसके बाद जो नहीं आता उसे छोड़ दो, बाद में देखेंगे होता है कि नहीं होता है बाद में, ठीक है। तो 20 प्लस तो करना है, 25 5 छोड़ दो, आप 20 करो। तो 20 का यहाँ पे हो गया आपका, 20 का हो गया 60 मार्क किसका हो गया, हम वहाँ 90 किए थे, कितना हो जाएगा, 150 हो गया। ये 150 आपको लेके चलना है, टारगेट है। बाकी जो करेगा आप वो एक्स्ट्रा करोगे, ठीक है। अब अगर जीके में हम वो तीन सब्जेक्ट्स में अगर अच्छे कर लेते हैं, तो जीएस में आपको करंट अफेयर्स, कुछ डिफेंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इसमें आप अगर 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो आपका मेरिट में आना चांस रहता है। आप कट ऑफ तो क्लियर करते हो आगे, कट ऑफ तो क्लियर आपको पहले भी हो चुका है 120 मार्क्स से। हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाता है, हमारा जो जो आगे का प्लानिंग होता है, जैसे मेरिट में आना चाहिए एसएसबी के लिए, मार्क आना, तो मार्क इसमें आता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, मेन होता है आपका मेरिट में आना। तो मेरिट में आने के लिए ये, अगर एस तक क्लियर हो जाता है, तो मेरिट में आने के लिए आपको जीके का क्वेश्चन से कम 10 से 15 अटेंड करना होता है। ओके, तो डिफेंस स्टैटिक से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, यहाँ से 3 क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक और डिफेंस स्टैटिक से। और रैंक 2 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, रैंक और कमांड के 2 क्वेश्चन आता है, कभी पूछ लेगा किसी किसी फोर्स का, मतलब किसी, जैसे नेवल हो गया, आर्मी हो गया, ये सब का कमांड कहाँ पर है, मतलब पूछ लेगा कि कमांड कहाँ से लेता है, जैसे कि उधमपुर किसका कमांड है बताओ,
आर्मी का कमांडर। ऐसे इसमें साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब पूछ लेगा कि किस कौन सा कमांड है, तो कमांड पढ़ लेना। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीएस में करंट अफेयर्स तो पक्का करना ही है। 6 मंथ का करो या लास्ट 6 मंथ का करना है, लास्ट 3 मंथ का तुम अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये करंट अफेयर्स से आपका 4 क्वेश्चन आ जाएगा एफकेट में। ओके, 4 क्वेश्चन तो आता ही है इसका एफकेट में, इसका करंट अफेयर्स का। और रैंक का 2-3 क्वेश्चन आता है, डिफेंस स्टडीज का 2-3 क्वेश्चन आता है, और साइंस से यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बस आप कर लीजिएगा, आपका 99% रहेगा कि हाँ आप एग्जाम क्लियर कर दोगे मेरे चलते हो स्ट्रैटेजी से। ओके, बस आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट करना है, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ओके, ये देखिए, अब मॉक टेस्ट कैसे, एक दिन में आप एक मॉक टेस्ट करते हो, उसका अगर आपका 300 में से 200 मार्क, टोटल मार्क जो है 300 होता है एफकेट एग्जाम, 300 में से अगर 200 मार्क पे आ रहा है या फिर 150 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो आ रहा है उसको तो रिवाइजिंग करना ही है। जो आ रहा है, जो, अरे यार, जो आ रहा है उसको तो आप रिवीजन करोगे ही। बट जो नहीं आ रहा है, जो आप मैप नहीं किए हो, जो गलत हो गया है, उसको आपको 2 बार रिवीजन करना है, 2 बार डालना है, फिर उसको पढ़ना है, 2 बार रिवीजन करना है। ओके, और मिस्टेक को आप एक नोट बना लीजिएगा, जो आप मिस्टेक किए हो उसको एक नोट बना के उसमें आपको कॉपी करना है, और लिखना है कि मैं मिस्टेक कहाँ किया हूँ, और उसको ठीक करना है नोट में। ठीक है, 2-3 आवर्स को एनालाइज करना है, जो आप मिस्टेक किए हो उसको एनालाइज करना है पर डे। एनालाइज तो आपका इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम का एनालाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन सा आंसर मैं दूंगा। अगर आप मॉक का एनालाइज कर लेते हो तो आपको 90% चांस रहता है कि आप एग्जाम क्लियर करोगे। आप क्या पूछेगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एग्जाम के। देखिए नेक्स्ट, टाइम आप मैनेज कैसे करोगे। अगर आप वर्किंग हो, अगर आप डेली का अगर 4 से 5 घंटा भी निकाल सकते हो, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका 2 से 2 घंटा रिविजन दे दो सुबह में, 2 आवर्स रिविजन दो, बाकी बच गया आपको 3 आवर्स से एक 1 आवर आप मॉक टेस्ट दो। जैसे 2 आवर को होता है, अब 2 आवर अगर निकाल सकते हो, 2 आवर का मॉक टेस्ट दे दो। नहीं तो मेरा मानना है कि जिसमें आप वीक हो उसका मॉक टेस्ट बस दो, सेक्शनल टेस्ट बस दे दो। अगर आप वीक हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसका बस सेक्शनल चेक देना। ओके, ये टेस्ट कब है, लास्ट 10 डेज से पहले, 5 डेज से पहले। अभी जो 15 to 5 डेज आता है ना, उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट देना है और टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है। ओके, और बाकी बाकी जो बच के आपका 1 आवर, उसको आप एनालाइज कर दो, एनालाइज करो आप जहाँ मिस्टेक की हो वो। ठीक है, ये टाइमिंग मैं दिया हूँ इसलिए कि यहाँ पे, कि ये टाइमिंग के हिसाब से आप एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, वो टाइम के हिसाब से यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट देना है, मैथ्स के लिए आपको 35 मिनट देना है,
और रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स देना है, और जीके के लिए 15 मिनट देना है, ठीक है। ये टाइम से अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो आपको एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं आएगा, ओके। और ये होता है कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं एग्जाम के टाइम पे, न्यू टॉपिक्स को पढ़ना, न्यू टॉपिक्स को पढ़ना, टॉपिक्स को पढ़ना लास्ट टाइम में। ये ये तो मतलब क्या, अगर आप न्यू टॉपिक्स लास्ट टाइम में पढ़ते हो तो आपका दिमाग घूम जाता है, मतलब कि जो पढ़े हो वो भी लास्ट टाइम में भूल जाते हो। तो मैं क्या, सब लोग यही बोलते हैं कि लास्ट टॉपिक में कभी भी न्यू टॉपिक नहीं, लास्ट टाइम में कभी भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और एंग्जाइटी बढ़ेगा, फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा आपका, फिर एग्जाम हॉल में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इग्नोर एनालिसिस। और और हाँ, मैं क्या बोल रहा था, लास्ट 15 से 10 दिन के अंदर ही एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट करना है। लास्ट 5 दिन में आपको मॉक टेस्ट नहीं करना है, नहीं आपको एनालाइज करना है, बस आपको रिवीजन 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 करना है लास्ट 5 दिन में, लास्ट 5 डेज ओनली रिवीजन, ओके। ओवर अटेम्प्टिंग इन जीके। हाँ हाँ। और देखो मैं क्या बोला आपको, बस 10 से 12, या जो अच्छा है जीके में, जो अच्छा है जीके में वो 15 कर सकता है, 15 कर सकता है। ज़्यादा मत करना कि हाँ मुझे सब आता करके ओवर अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपका नेगेटिव मार्क जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम और सेंट्रल, मेनली सेंट्रल एग्ज़ाम सारा का सारा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग पे निर्भर है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो कम से कम 60% बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर जाएगा, जितना एप्लीकेशन आता है उतना, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान रख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ओवर अटेम्प्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, जो आता है कंफर्म हो, या फिर किसी दो ऑप्शन में कंफर्म, दो ऑप्शन में देखो, जैसे होता है एक ये आपका एक फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो मतलब कि ये दो आप एलिमिनेट कर दियो, ये दो आप एलिमिनेट कर दियो, ये दो में आपको डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है तो क्या करें, इसमें आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपका अटेम्प्ट 60 से 60 प्लस, अगर आपका अटेम्प्ट 65 प्लस हो चुका है और फिर भी आप ये दो वाले कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ऑप्शन में आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि मत करो। अगर 65, अगर तुम अश्योर 65 प्लस अच्छे से, हाँ 100% कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ, 95% एक्यूरेसी के साथ किए हो, तो छोड़ दो ये दोनों वाला। अगर हाँ, अगर तुम 50 हो, 50 प्लस कुछ किए हो, फिर तुम्हें ये दो ऑप्शन डाउट आ रहा है, तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट तुझे लगे, ठीक है। फाइनल मोटिवेशन क्या देना आपको, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए। तो फाइनली मोटिवेशन को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस स्टे डिसिप्लिन, जो कर रहे हो वो कंसिस्टेंसली करते रहो, कंसिस्टेंसी बस रहना चाहिए आपको। कंसिस्टेंसी बस रहना चाहिए आपको, और स्टे कॉन्फिडेंट एट लास्ट मोमेंट, यू विल करेक्ट एफकेट एग्जाम, बस। और बस मैं जो बोला हूँ उतना कर लेना, रिवीजन करना, एनालाइज करना, जो कर रहे हो वो करना, और डिसिप्लिन से करना, ठीक है। और हाँ भाई, इफ द स्ट्रेटेजी हेल्पेड यू लाइक दिस वीडियो, share it with your AFCAT aspirant and subscribe to Defense Exam Hub for daily AFCAT guidance, ठीक है। तो लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आया होगा, मतलब पसंद मत ये आप, अगर आप ये फॉलो करेंगे, आपको कुछ बेनिफिट हुआ, आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा ये स्ट्रेटजी से, डू लाइक,
एंड सब्सक्राइब। ठीक है, स्टे calm, बस अपनी मेहनत करो, फल तो मिलेगा ही, अगर सच्ची मेहनत है तो। ओके।